करते हैं। नहीं, ये देखो पहला एब्जॉर्प्शन पीक जा रहा है तो 400 और 500 के बीच में, और दूसरा एब्जॉर्प्शन पीक 600 और 700 के बीच में। समझ रहे हो? ये तुम पढ़ोगे तभी याद होगा ना। तो बाहर गया था क्या? चलो अब हो गया। तो देखो अब तुम्हारा जो सवाल का जवाब था, तुम आधा जवाब दी, उसका करेक्ट आंसर ये होता कि जो लाइट के एब्जॉर्प्शन वाला अलग वेवलेंथ के लाइट करते हो, इनमें बस बोले लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो प्रॉपर्टी बोलना था अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए हम लोग बोले तुम लोग 9th 10th वाला जवाब देते हो, एक वर्ड बोल के आंसर खत्म, तो बाकी सर आप समझते रहो हमारा। ठीक है? हां बोलो वाह, डीप करके भी आंसर बोला तो गलत। लाइट रिएक्शन को फोटो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है? तो हम बोले ना डीप के भी आंसर देते वो भी गलत। ठीक है? चल आगे हम लोग पढ़ते हैं। गूगल और यूट्यूब ये सब का रेफरेंस मत लो, समझ में आया? गूगल पे जो लोग लिखते हैं वो भी आपके और मेरे जैसे ही होते हैं ना। नो वन इज परफेक्ट, लेकिन बुक को बहुत स्टेप से लिखा जाता है। ठीक है? एक कहावत था, एक बंदा घर जा रहा था, उसके बगल में एक इंसान बैठा हुआ था। ठीक है? उसको किसी का कॉल आया, उस इंसान ने कॉल पर बोला तू गला काट के रख, नहीं तू हाथ काट के रख, गला मैं आके काटूंगा। वो डर गया भाई साहब कि मेरे बगल में कौन बैठा है। वो जो बोल रहा था ना वो दर्जी था। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो रेफरेंस हमेशा देख के दिया। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? आज शायद पूरा क्लास इसी में निकल जाए। ये कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो आपको एक चीज बताओ, बिजली बनाने के लिए हम लोग डैम का यूज करते हैं। डैम में अगर बेसिक कंपोनेंट्स हम देखें तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक जगह पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और दूसरा जगह पानी कम, और ज्यादा पानी को हम लोग कम पानी के डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। ठीक है? ये पहला चीज करते हैं। दूसरा डैम की बाउंड्री बनाते हैं हम लोग, मजबूत बाउंड्री। बहुत सारे तुम लोग पता डैम देखे होंगे, नहीं तो काके डैम और ये सब जो छोटा मोटा डैम है, दुर्वा डैम, ये तो देखे ही होंगे तुम लोग। तो ये सब डैम जो है तो एक बड़ी बाउंड्री है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, और वहां से छोटा सा एक गेट है जिससे हम लोग हल्का हल्का पानी को फ्लो करवाते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर ग्रेडियंट टू द रीजन ऑफ लो वाटर। जहां ज्यादा पानी है वहां से हम लोग कम पानी की तरफ फ्लो करवाते हैं। क्या हो अगर हम लोग इसको ऐसा ना करें, डैम ना बनाए, डायरेक्ट सारा गेट खोल दें, सारा बाउंड्री खोल दें, पानी बह जाएगा ना, बह जाएगा ना, पर क्या बिजली बनेगा? नहीं बन पाएगा। मेरा ये समझना है कि ये जो हम लोग कर रहे थे, अभी जो हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे, इसका यूज क्या है? इस रिएक्शन के दौरान हमने देखा था ये थाइलोकॉइड का मेम्ब्रेन, क्या चीज है बाबू? थाइलोकॉइड का मेम्ब्रेन। ठीक है? थाइलोकॉइड के मेम्ब्रेन में चल रहा था लाइट रिएक्शन। यहाँ था फोटोसिस्टम 2, क्या था? फोटोसिस्टम 2। इसके ऊपर क्या पड़ा था? सनलाइट, जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से कम थी या 680 के बराबर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गया पियोफाइटीन के पास। ठीक है? पियोफाइटीन के से इलेक्ट्रॉन निकल के गया प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से गया प्लास्टोक्विनोल के पास, और प्लास्टोक्विनोल ने वापस अपने आप को प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट कर लिया। ये क्विनोन कैसे बना था? तो 2 हाइड्रोजन बाहर से आकर के इसमें जुड़ गया था, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लॉस्ट करी, कहां पर दे रहा है? ल्यूमेन। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ठीक है? अच्छा, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन आगे निकला, और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन निकला और वो गया प्लास्टोसियानिन के पास। प्लास्टोसियानिन से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाता है हमारा फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम इलेक्ट्रॉन किसको भेजता है? FRS कॉम्प्लेक्स को, जो कि फाइनली देता है NADP प्लस। NADP प्लस स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाता है NADPH। ठीक है? हेलो हेलो, हाँ मैम किया तेरी
रिकॉर्डिंग चल रहा है पर देख लो। देखो यहाँ NADPH बन गया, फाइनली बना ना। बाबू हम लोग जब बात कर रहे हैं डैम का, तो डैम में तीन चीज, पहला है वाटर का ग्रेडियंट, दूसरा है बाउंड्री और तीसरा है डैम का गेट, है ना। ये तीन कंपोनेंट। पहले पानी का ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मतलब एक जगह डैम में ज्यादा पानी हम लोग जमा करके रखे हैं और एक जगह हम लोग पानी को कम, जिधर कम पानी उधर फ्लो करवा रहे हैं। तो फ्लो कैसे हो रहा है? अगर बाउंड्री नहीं बनाए तो पानी तो बह जाता है, स्टोर हो पाता। तो हमारे पास पहला क्या है? वाटर का ग्रेडियंट। दूसरा क्या है? एक ऐसा दीवार जिसको पानी पार नहीं कर पा रहा है। और तीसरा एक गेट जिससे हम लोग पानी को फ्लो कर। हमारा कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, अच्छा जब पानी फ्लो कर रहा है तो क्या बन रहा है? एनर्जी। पानी फ्लो कर रहा है तो क्या बन रहा है? एनर्जी। हमारा कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पूरी तरह से बेस्ड है डैम के कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे हमको चाहिए एक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ व्हाट? डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन अंदर बढ़ना चाहिए, बाहर कम हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ बढ़ जाना चाहिए? अंदर, और बाहर प्रोटॉन कम हो जाना चाहिए। दूसरा एक इंटैक्ट मेम्ब्रेन। इंटैक्ट मेम्ब्रेन एलोपॉइड का मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटॉन को एक बार अंदर आने का फार में नहीं आएगा। और तीसरा एक गेट जो कि बनेगा प्रोटॉन पंप। क्या बनेगा आपको? प्रोटॉन पंप। F0 एंड F1 प्रोटीन्स। क्या इसको बोलते हैं? F0 F1 प्रोटीन्स। ये तुम लोग बुक में पलट के देखो, स्ट्रक्चर दिया हुआ है तुम्हारे बुक में F0 और F1 प्रोटीन्स का, देख रहे हो? CF0 ऊपर में है जो कि इंटीग्रल प्रोटीन है, F0 इंटीग्रल प्रोटीन और F1 पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। F0 इंटीग्रल प्रोटीन है, F1 पेरिफेरल प्रोटीन है। और तुम लोग जानते हो इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा अब हमको क्या करना है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ जाए, H+ बढ़ जाए और स्ट्रोमा में घट जाए। क्या करना है हमें? ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ाना है और स्ट्रोमा में प्रोटॉन घटाना है। तो तीन रास्ते हैं हमारे पास ल्यूमेन में प्रोटॉन बढ़ाने के और स्ट्रोमा में प्रोटॉन घटाने के। पहला रास्ता तो ये है कि हम अंदर ही प्रोटॉन बना लें। पहला रास्ता ये है कि अंदर ही प्रोटॉन बना ले। तो अंदर कैसे प्रोटॉन बनेगा? तो H2O जो है वो स्प्लिट करता है मैंगनीज की मौजूदगी में और क्या बनाता है? 2H+ प्लस 2E माइनस प्लस हाफ, यही होता है ना। ऑक्सीजन निकल जाता है, गैस से डिफ्यूज करके निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? प्रोटॉन अंदर बना। दूसरा तरीका ये है कि बाहर का प्रोटॉन हम अंदर ले आए। पहला रास्ता क्या बोले थे? अंदर बढ़ाने का, अंदर ही प्रोटॉन बना। अंदर प्रोटॉन कैसे बनेगा? बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। दूसरा रास्ता है बाहर से प्रोटॉन अंदर ले आओ। तो यहाँ पर देखो प्लास्टोक्विनोन नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग प्रोटॉन कैरियर है। याद करो जब हम ये पढ़ा रहे थे मुझे तो प्लास्टोक्विनोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आगे चल के पता चलेगा, बोले थे ना। देखो प्लास्टोक्विनोन अपने आप को क्या कर रहा है? प्लास्टोक्विनोन में कन्वर्ट कर दे रहा है। इस दौरान वो स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले रहा है और उस प्रोटॉन को कहां ले आकर के छोड़ रहा है? ल्यूमेन, ठीक है। तीसरा रास्ता देखो, जब ये NADP+ NADPH में कन्वर्ट हो रहा है तब ये स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन ले रहा है। स्ट्रोमा से क्या कर रहा है? एक हाइड्रोजन ले रहा है और उस हाइड्रोजन को लेकर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? NADPH। अब देखो तीनों तरीके से देखना। पहला बार में क्या हुआ? अंदर प्रोटॉन बना। दूसरा बार में बाहर से प्रोटॉन अंदर आया और तीसरा बाहर का प्रोटॉन यूज। तो बाहर का प्रोटॉन कम होगा कि नहीं होगा? एंड ओवर द सक्सेसिव रिएक्शंस अंदर का प्रोटॉन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो देयर विल बी एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इन द ल्यूमेन ऑफ थाइरोइड। यहाँ H+ पूरा H+ बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना थाइरोइड के ल्यूमेन में। यहाँ H+ बढ़ रहा है, यहाँ H+ क्या होगा? घट रहा है। H+ यहाँ बढ़ रहा है और बाहर में H+ क्या होगा? घट जाएगा। अब बताओ ये मेम्ब्रेन तो इंटैक्ट था,
ये मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, तो विल इट अलाउ द प्रोटॉन टू पास ऑन? ग्रेडिएंट तो बन गया, लेकिन डिफ्यूजन होगा क्या अभी? नहीं, अभी डिफ्यूजन नहीं होगा। डिफ्यूजन होगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। प्रोटॉन क्या अंदर में उसके कितना आएगा नहीं, कोई नंबर नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज तुम लोग बताओ, अंदर प्रोटॉन बढ़ गया, बढ़ा ना, बाहर घट गया, ग्रेडिएंट आ गया। कैसे प्रोटॉन का ग्रेडिएंट बना, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। पहला फॉर्मेशन था फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट। तो फर्स्ट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ प्रोटॉन इन द थाइलाकोइड. Plastoquinone absorbs proton from the stroma and transfers it into the lumen. This increases the proton in lumen and decreases it in stroma. NADP plus on receiving an electron also receives proton from the stroma and gets converted into NADPH. The result is the amount of proton decreases in stroma and increases in lumen. Gradient तैयार है हमारे पास, तैयार है कि नहीं है? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा, pH कहाँ का ज्यादा होगा, अंदर का कि बाहर का? pH कहाँ का ज्यादा होगा? H+ यहाँ ज्यादा है, pH कहाँ का ज्यादा होगा? अंदर का। कितने लोग अंदर का मानते हो? लोग अंदर कितने लोग मानते हो? हाँ, अरे H+ अंदर ज्यादा है ना, तो अंदर ज्यादा होना चाहिए ना। बोलो बोलो बोलो। अच्छा आप बताओ ऋषिका, H+ अंदर ज्यादा है तो pH अंदर ज्यादा होना चाहिए ना? हाँ होना चाहिए, ये बोल रही है हाँ होना चाहिए। और आप बोलो सिमरन, H+ अंदर ज्यादा तो अंदर pH ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, अंदर ज्यादा pH नहीं होगा। pH is inversely proportional to amount of H. H+ ज्यादा रहा तो एसिडिटी बढ़ रही है ना, एसिडिटी होती है तो pH कम होता है, तो अंदर का pH क्या होगा? कम हो जाएगा, बाहर का pH ज्यादा होगा। समझे? 10वीं का सवाल था, ठीक है। क्या आप 10th पास हो? सर गलती से चीटिंग कर लिए थे सर, ठीक है, चीटिंग नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किए, ठीक है। तो H+ है, H+ अंदर बढ़ गया, अब बाहर में H+ क्या हुआ? घट गया। समझ में आया? अब सुनो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना। देखो अब क्या होगा, ये F0 प्रोटीन है और ये क्या है? F1। F0 एक इंटीग्रल प्रोटीन है। इंटीग्रल प्रोटीन दो तरह का काम करता है, चैनल प्रोटीन का और कैरियर प्रोटीन का। दिस F0 प्रोटीन विल एक्ट एज अ चैनल प्रोटीन, इसकी तरह काम करेगा चैनल प्रोटीन का। इसका एक्चुअली F0 नहीं, CF0 और CF1 प्रोटीन बोलते हैं। इसको फॉर्मेंजीन मॉलिक्यूल या ऑक्सीसोम्स भी बोला जाता है, फॉर्मेंजीन मॉलिक्यूल या ऑक्सीसोम्स। क्या होगा, ये H+ को पकड़ेगा और बाहर ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। दिस F1 हैज एन एंजाइम, F1 के पास क्या है? एंजाइम। द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज ATP सिंथेस। क्या नाम है? ATP सिंथेस। एक्चुअली क्या होता है ना, 8 मॉलिक्यूल का प्रोटीन होता है, जब पार होता है ना तो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, जैसे कि जब पानी पार होता है डैम के गेट से तो नीचे आर्मेचर लगा रहता है, आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है और दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी। तुम लोग का 10th क्लास में ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर ये सब बनाने का एक्सपेरिमेंट था ना? डिलीट हो गया, पढ़ने वाला सब कुछ डिलीट कर दिया था क्या? हां सर, हम लोग सोलेनॉइड बनाए थे क्लास 10 में, सोलेनॉइड वो बना लिए थे। दूसरा हम लोग टेस्ला कॉइल बनाए थे क्लास 12 में, हम लोग टेस्ला कॉइल का बिना वायर का बल्ब जलाए हो कभी? हम लोग एक टावर बनाए, उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया और यहाँ पे बल्ब रख के जला दिया, टेस्ला कॉइल देखना अच्छा है, हम लोग बना लिए, ठीक है। ये क्या है बाबू? ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा और क्या बन जाएगा? समझ में आ रहा है? ADP में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा हुआ क्या बना? ADP। तो दिस ऑल प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका तुम्हें जरूरत पड़ने वाला है जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब भी, ठीक है। हेलो हां, अभी तो बोलो। हां हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ATP बन गया, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का काम हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को समझने के लिए समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से इसको बना लो फिर लिख पाएंगे। समझ में आया ये? कोई कंफ्यूजन? फिर से बोलो, प्रोटॉन ग्रेडिएंट कैसे बना होगा? सबसे पहले हाइड्रोजन मिला वाटर से, फिर कहां से आया? प्लास्टोक्विनॉन से, फिर कहां से आया? बोलो NADPH। इसको कम किया, यहां पर क्या हो रहा है कि स्ट्रोमा में कम हो रहा है,
ये स्ट्रोमा में कम करा और अंदर बढ़ा रहा है, और ये सिर्फ अंदर बढ़ा रहा है। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर लो। क्या होगा, ये तो पहले बनाया है ना। कितना एटीपी बन गया बाबू अब तक? दो, एक नहीं 3 बना ना। नॉन साइक्लिक में एक बना, साइक्लिक में एक बना और कीमियोस में। ये प्रोसेस अलग अलग नहीं चल रहे हैं, सारा प्रोसेस एक साथ चल रहा है। जिस वक्त नॉन साइक्लिक चल रहा है उसी वक्त साइक्लिक भी चल रहा है, और एट द सेम टाइम कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस भी चल रहा है। तो एक बार में लाइट कितना एटीपी प्रोड्यूस कर दे रहा है? 3 एटीपी। तो इसका हम लोग देखेंगे क्या रोल पड़ेगा। जल्दी करो, डार्क रिएक्शन पढ़ा देंगे आज। कहाँ पे? ये CF0 है, ये CF1 है। लिखे क्या सही से? पता चल रहा है ना? CF0 CF1। CF0 इंटीग्रल प्रोटीन है और CF1 पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में पढ़ाया तुम लोगों को। अंदर का पीएच कम होगा, ठीक है, और बाहर का पीएच बढ़ जाएगा। पीएच बढ़ना बेसिसिटी बढ़ने का निशान है, और पीएच बढ़ना एसिडिटी बढ़ने का निशान है। क्योंकि H प्लस अंदर जा रहा हो रहा है तो अंदर एसिडिटी आ रही है। समझ में आ रहा है? पीएच बढ़ना है। हाँ, हो गया। चलो लिखना शुरू करो। Chemiosmotic hypothesis requires three things. तीन चीजों की जरूरत है। Chemiosmotic hypothesis requires three things. तीन चीज चाहिए। पहला लिखना प्रोटॉन ग्रेडियंट, दूसरा लिखना an intact membrane, intact intact membrane, an intact membrane impermeable to proton, an intact membrane impermeable to proton। ठीक है, आगे लिखना अ प्रोटॉन पंप। थर्ड पॉइंट है अ प्रोटॉन पंप। पंप कौन है प्रोटॉन का? F0 F1 पार्टिकल्स। ठीक है, लिखना पहला। अब ये हो गया। The proton gradient is created in the following manner. The proton gradient is created in the following manner. इस तरह से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा। लिखो
द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड इन द फॉलोइंग मैनर। क्या क्या है बताओ तुम लोग को। अभी जो लंबा पूछा ये बहुत सारा लंबा पॉइंट लिखा है वो सब याद मत रखना। पहला स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दूसरा प्लास्टोक्विनोल को कन्वर्ट करेगा उस समय ये आ जाएगा, तीसरा NADP प्लस ATH। तो बाहर प्रोटॉन कम होगा अंदर बढ़ेगा। अब लिखवाने के लिए तुम लोग को लंबा लंबा लिख पाएंगे, लेकिन तुम लोग शॉर्ट में इतना याद रख लेना, ठीक है। नीट का क्वेश्चन कितना से बन जाएगा, ठीक है। पहला लिखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पहला पॉइंट है splitting of water molecule takes place on the inner side of thylakoid, takes place on the inner side of thylakoid, ब्रैकेट में लिखना in the lumen, takes place in the inner side of thylakoid, takes place in the inner side of thylakoid, ब्रैकेट में लिखना in the lumen, ब्रैकेट में लिखना in the lumen, in the lumen, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो। दिस इंक्रीजेस प्रोटॉन ग्रेडियंट, उसी में हां कॉमा देके लिखना दिस इंक्रीजेस प्रोटॉन ग्रेडियंट या दिस कॉजेस प्रोटॉन एक्युमुलेशन, जो भी पॉइंट तुम्हें सुटेबल लगे। दिस इंक्रीजेस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलोकॉइड, इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलोकॉइड। ये पहला पॉइंट हुआ, शॉर्ट में याद रख लेना, वाटर स्प्लिट करेगा तो अंदर बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना, लिखो during the electron transport, during the electron transport comma the electrons are received by PQ, PQ क्या है प्लास्टोक्विनोल, the electrons are received by PQ, are received by PQ, PQ क्या है प्लास्टोक्विनोल, ठीक है। फुल स्टॉप देके लिखना PQ is not an electron carrier, PQ is not an electron carrier, comma it's a proton carrier। PQ क्या था प्रोटॉन कैरियर था ना। PQ is not an electron carrier, it's a proton carrier, ठीक है। फुल स्टॉप देके कंटिन्यू लिखना, ठीक है। लिखना it removes a proton from the stroma, it removes a proton from the stroma and releases it in the lumen, from the stroma and releases it in the lumen, and releases it in the lumen, lumen में रिलीज कर रहा है, स्ट्रोमा से रिमूव कर रहा है। तो फुल स्टॉप देख लिखना thereby decreasing the proton in stroma, thereby decreasing the proton in stroma, decreasing the proton in stroma and increasing it in lumen, and increasing it in lumen। देखो इतना बड़ा बड़ा पॉइंट लिखवाना मेरा मजबूरी है कभी स्कूल के आंसर्स में अगर लिखना पड़ा तो, लेकिन याद तुम लोग छोटा सा से भी रख सकते हो, ठीक है। ये डायग्राम सफिशिएंट है and in lumen, yes, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना हो गया। यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है इसका नाम है NADP रिडक्टेज। क्या नाम है NADP रिडक्टेज, लिख ही देता हूँ NADP रिडक्टेज, ठीक है। देखो बुक का लाइन है the NADP reductase enzyme, देखो लिखवा नहीं रहे, सुनना पहले। the NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane, NADP reductase enzyme किस साइड लोकेटेड है स्ट्रोमा के साइड, ठीक है। along with the electrons that come from the acceptor of electron of PS1, acceptor of electron कौन है PS1 FRS, ठीक है। protons are necessary for the reduction of NADP plus, ठीक है। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि क्यों NADP बाहर नहीं रिड्यूस हो रहा है, why not FRS is present inside the lumen, क्यों, क्योंकि NADP reductase enzyme जो है वो बाहर मौजूद है, स्ट्रोमा में मौजूद है, और FRS भी कहाँ है बाहर मौजूद है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए NADP को रिड्यूस करने के लिए, साथ ही साथ प्रोटॉन भी चाहिए, ठीक है। देखो the NADP reductase enzyme, the NADP reductase enzyme, the NADP reductase enzyme is located
on the stroma side of membrane. On the stroma side of membrane, the NADP reductase enzyme is located on the stroma side of membrane. फुल स्टॉप देना. शुभम है कोई हमारे क्लास में? नहीं. कौन? नहीं. on the stroma side of membrane. फुल स्टॉप देके लिखना. कंटिन्यू करो. Along with electron from the FRS. FRS किसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है? Along with the electron from FRS. Along with the electron from FRS, it also needs H plus. Along with electrons from FRS, it also needs electron from electronic. It also needs proton from H plus from stroma. क्या लिखा है? Along with electron from FRS, it also needs H plus या proton from stroma. From stroma to reduce NADP plus into NADPH. ठीक है. स्टार मार्क लगा के लिखो. all these processes causes the accumulation of proton in the lumen of thylakoid. Causes the accumulation of proton in the lumen of thylakoid and creates a proton gradient. Gradient का मतलब क्या होता है? Difference. ठीक है. तो अंदर बढ़ गया बाहर घट गया. Proton in the lumen of thylakoid. In the lumen of thylakoid. ठीक है. और क्या क्रिएट कर रहा है ये? प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस एंड क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट. हो गया. चलो यहां तक हम लोगों का कंप्लीट हुआ. अब एक और स्टार मार्क लगा के लिख लो. थाइलाकोइड का जो ल्यूमेन है उसमें पीएच क्या होगा? कम हो जाएगा और स्ट्रोमा में पीएच बढ़ जाएगा. ठीक है. तो लिख लो पीएच इन द ल्यूमेन डिक्रीजेस एंड पीएच इन द स्ट्रोमा इंक्रीजेस. pH in the lumen decreases क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्युमुलेशन हो रहा है H plus आयंस का. ठीक है. केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. ठीक है. आगे लिखना. देखो हो गया ये कंप्लीट. अभी मेम्ब्रेन कैसा है? इम्परमिएबल. तो प्रोटॉन कहां से पास करेगा? प्रोटॉन पंप्स. ठीक है. लिख. The breakdown of this gradient ये अब ग्रेडियंट कैसे बना ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम लोग इस ग्रेडियंट को तोड़े ही कैसे वो लिख रहे हैं. ठीक है. तो स्टार मार्क लगा के लिखते जाओ पॉइंट वाइज करके. ठीक है. द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट. ठीक है. leads to the synthesis of ATP. The breakdown of this gradient leads to the synthesis of ATP. ब्रेकडाउन करना है हमें. ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा? यहां से वापस हमको प्रोटॉन को बाहर ही ट्रांसपोर्ट कर देना. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन मतलब क्या? अंदर का प्रोटॉन को वापस से बाहर पंप कर देना. ठीक है. द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP. लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP. हो गया. आगे लिखना. अगला पॉइंट है the gradient is broken down due to the movement of proton is broken down. मूव करेगा किसके थ्रू? CF0 और CF1 पार्टिकल्स के थ्रू. the gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stroma. अंदर से बाहर जाना है तभी ना ये ब्रेक डाउन कर रहा है. ठीक है. टू द स्ट्रोमा. ये स्ट्रोमा है. बोलो एक बार. ब्रेक डाउन ऑफ क्या बोल रही? मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन. क्या लिखिएगा? across the membrane to the stroma
cross the membrane to the stroma, किसके थ्रू जाएगा? CF0 and CF1 particles, through the CF0 and CF1 particles. अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, through the CF0 and CF1 particles, ठीक है? अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, CF0 and CF1 particles के बारे में, ठीक है? लिखना CF0 डैश देना ऐसे, CF1 ऐसे नहीं, ऐसे CF0 CF1 are also known as oxysome particles, are also known as oxysomes. लिखते हैं क्या? oxysomes, हाँ oxysomes particles, ठीक है? आगे लिखना है आपको CF0 is an integral protein, लिखा है CF0 is an integral protein, ठीक है? हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। अभी नहीं बना है। ठीक है, ये लिखिए तुम लोग CF0 के बारे में क्या लिखे? इट इज एन इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है? CF0 इज एन इंटीग्रल प्रोटीन एंड acts as transmembrane channel. Integral protein and acts as transmembrane channel, ठीक है? CF0 is an integral protein and acts as transmembrane channel. Transmembrane channel मतलब चैनल प्रोटीन, याद करो बताया था कि इसके बीच में स्पेस बन जाएगा और ये पास हो जाएगा। कैरियर प्रोटीन क्या करता था? कैरियर साइट्स होता था, उससे बैठता था, वो इन्वर्ट कर जाता, याद है, घूम जाता था। इसमें चैनल यानी स्पेस रास्ता बन जाएगा और मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। कोई इसमें कंफ्यूजन है क्या? नहीं। चलो देखो CF1 ये तुम लोग को जो बता रहे हैं कौन इंटीग्रल है कौन पेरिफेरल है, याद रखना, डायरेक्टली इसमें ये सवाल आता है। CF1 इज अ पेरिफेरल प्रोटीन, अभी याद रहेगा, कल को भूल जाओगे, ठीक है? CF1 is a peripheral protein, ठीक है? And has an enzyme known as ATP synthase, and has an enzyme known as ATP synthase, ठीक है? देखो the passage of proton, लिखा है क्या? लिखा है, ठीक है? क्या ATP synthase लिख दिए तुम लोग? लिखना the passage of proton, next point है बाबू, the passage of proton provides enough energy
The passage of proton provides enough energy due to conformational change, conformational लिखने क्या, conformational change। अच्छा conformation का क्या मतलब होता है, एक मिनट रुक जाओ, conformation का क्या मतलब होता है? तो ये रबर बैंड लाई हो तुम लोग में से कोई, दो तो लगा हुआ है, आप लोग में से किसी के पास है रबर बैंड? अच्छा अब मैं ये नेक बैंड दे दूं उसको प्रोटोकॉल ठीक है, लो देखो इससे तो ऐसे पता नहीं चलेगा तुम लोगों को, ठीक है। ये एक कंफर्मेशन, इसमें कोई एनर्जी है बताओ, है ना? कंफर्मेशन का मतलब क्या होता है? निश्चित। वो कंफर्मेशन होता है, कन्फर्मेशन का मतलब होता है शेप, कन्फर्मेशन का क्या मतलब होता है? शेप। तो क्या शेप को चेंज करने से एनर्जी आती है? इसको गुलेल मान लो, और ये मान लो कि उसका ये, अब इसको हम ऐसे रखते हैं तो इसमें कोई एनर्जी है? अगर इसमें कुछ फंसा के इसको ऐसे डालते हैं और ऐसे करते, एनर्जी है? देखो ये रिवर्ट वेक्टर है ना, किसी भी चीज में कंफर्मेशनल एनर्जी होती है, तुम लोग पढ़ोगे, ये आइसोमेरिज्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। किसी चीज के स्ट्रक्चर को अगर हम उसका कंफर्मेशन को चेंज कर देना, हम भूल गए, टॉर्स कंफर्मेशन था, स्टैगर्ड कंफर्मेशन था, जीओसी हो गया क्या तुम लोगों का? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उड़ा के रख देगा तुम लोगों का दिमाग, ठीक है पढ़ना। उसका एमएस चौहान का नीट का वर्जन आता है, कम से कम 600-700 सवाल है उसमें, जीओसी में आपके सब सॉल्व करना, हम उसका सारा सॉल्व किए 700-800 सवाल है उसमें, सॉल्व करना, सिर्फ अकेले जीओसी में 800 सवाल है, ठीक है, इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंफर्मेशन चेंज होगा तो एनर्जी आ जाती है, और ये एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रहा है? एडीपी में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ने की, और क्या बन जा रहा है? एटीपी, ठीक है। ये समझा ये कंफर्मेशनल चेंज है, ये लो थैंक यू। तो सिंपल सा एग्जांपल है, एक्चुअली 8 मॉलिक्यूल से बना रहता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा तो एनर्जी जनरेट होगा, और एनर्जी किसमें चला जाएगा? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में, और क्या बनेगा? एटीपी। समझ में आया कंफर्मेशनल चेंज का मतलब? तो क्या लिखा है? ड्यू टू कंफर्मेशनल चेंज इन द CF1 particles, in the CF1 particles, in the CF1 particles of ATP synthase, ठीक है, ठीक ना? This अगला पॉइंट है, this makes the enzyme, this makes the enzyme synthesize, this makes the enzyme synthesize several molecules of, this makes the enzyme synthesize several molecules of ATP। अब क्या होगा? बहुत सारे ATP मॉलिक्यूल बनेगा, several molecules of ATP, ठीक है, हो गया। अब रिक्वायरमेंट क्या था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का, वो तो बता दी, क्या क्या था? मेम्ब्रेन था, प्रोटॉन ग्रेडिएंट था, और प्रोटॉन पंप। कैसे वर्क कर रहा है? डैम की तरह से, समझ में आ गया? कोई इसमें कंफ्यूजन तुम लोगों को? अगले क्लास में हम लोग डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, और हम लोग C3 और C4 साइकिल देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग पीवाई को डिस्कस कर लेते हैं, ये समझ में आ गया तुम लोग को? कोई कंफ्यूजन? हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज़ तुम लोग उसको डेप्थ में जाके पढ़ो, सवाल बना रहे हो इसका जाकर, मेरा स्पीड अभी बहुत स्लो है, हमको लग रहा है फास्ट होना चाहिए, ठीक है। एक दिन में एक ही टॉपिक करवा रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा सा डेप्थ में जाके सवाल बनाओ। चलो हम लोग लाइट रिएक्शन के सवाल करेंगे। तुम लोग के सिलेबस से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हटा दिया है ना? लेकिन पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि नीट से नहीं आता है। ऊपर तक तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमें पढ़ना था, व्हाट इज लाइट एक्सचेंज तो हम लोग देख लिए थे,
which of the following is essential for fertilizer of water? अरे भाई रुक जा भाई हाँ अच्छा चल ये बताओ तो ये स्टेटमेंट वाला जो सवाल है 25 नंबर राइट ऑप्शन हमें बोथ करेक्ट स्टेटमेंट्स 1 और 3 पहला स्टेटमेंट क्या है हाँ ठीक है हाँ हमको तो मिल गया कौन सा कितना सवाल समय लगेगा ऑप्शन ए के साथ कौन कौन है एक ला चलो रे बी के साथ कोई नहीं सी के साथ 1 and 2 और डी के साथ कोई 2 and 4 आर करेक्ट मतलब ऑप्शन ए सही है ठीक है तो देखो क्या लिखा है जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ PS1 जेड स्कीम क्या है नॉन साइक्लिक प्रोसेस PS1 PS2 दोनों चाहिए ना अच्छा ओनली PS1 इज कॉन्स्टेंट साइक्लिक फोटोफॉस्फेट सही बात है ठीक है साइक्लिक फोटोफॉस्फेट रिजल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADP गलत बात है ना और स्ट्रोमा लेवल में PS2 नहीं होता और NADP भी नहीं होता तो 2 और 4 क्या है सही है बताओ ये वाला 27 का इसमें देखो तुम लोग जो इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल का नाम सोच रहे हो वो दिया हुआ नहीं है थियोफाइटिन आ रहा होगा ना दिमाग में नहीं नाम दिया होगा सही बी ए बी सी डी कौन सा सही है ए के साथ कौन है सी के साथ कौन है सी हम लोग को वही बना देंगे ठीक है और बोलो बी के साथ यहाँ पर क्विनोन है थियोफाइटिन का नाम नहीं दिया है डायरेक्टली किस में जाएगा क्विनोन जब ऑप्शन करेक्ट ना लगे तो मोस्ट करेक्ट को चूज किया करो ठीक है देखो मेरा ईयर का सवाल 2020 का इस ईयर हमने भी लिख दिया था चलो बताओ आप सही किए यस भाई इसकी कैलकुलेशन गलती करवाओगे क्या प्लास्टोक्विनोन कहां से कहां इलेक्ट्रॉन पहुंचाता है साइटोक्रोम सब लोग बोलो ए या बी या सी या डी ये बी से लेके साइटोक्रोम B6 ठीक है सही इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन तो मतलब प्रोटॉन कहां पाया जाता है समझ में आ रहा चार स्टेटमेंट दिया पढ़ो अच्छा ये मत पढ़ो ये तुम लोग को अभी पूरा कांसेप्ट नहीं पढ़ा ये तो पता है तुम लोगों को ये हो गया ये भी पता होगा तुम लोग को बता दो 26 नंबर ATP बनेगा ठीक है electrons from excited chlorophyll molecule of PS2 are accepted first by quinone first acceptor of electron from an excited chlorophyll molecule correspond to is quinone क्या है quinone ठीक है लेकिन यहाँ थियोफाइटिन होना चाहिए था पर quinone in PS1 the first electron acceptor is क्या yes paradox तुम क्या है सांग को अनुष्का क्वेश्चन देखी नहीं चलो 30 नंबर बताओ हाँ कितना नंबर से 30 नंबर बी और सी में कौन सा सही है सी क्यों नहीं सही है क्यों फॉस्फोराइलेशन का मतलब तो एटीपी बनना ही होता है यस फोटो फॉस्फोराइलेशन तभी बोलेंगे जब वो लाइट की मौजूदगी में ठीक है इन photosynthesis एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ बोलो किस फॉर्म में एनर्जी से लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में चला जाता है याद करो डेफिनेशन में लिखा है कि डार्क रिएक्शन न्यूट्रलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन लिखा हुआ है ना सिर्फ बोलते कॉन्सेप्ट को समझना ठीक है which pigment system is inactivated in
लेकिन रेट ड्रॉप तो नहीं पड़े, छोड़। बताओ, during light reaction of photosynthesis, which of the following phenomenon is observed during cyclic phosphorylation as well as non-cyclic? दोनों में होता है। तो यार तुम उम्मीद नहीं करते हो, भरोसा हो गया। A photosynthesizing plant is releasing 18O more than normal. The plant must have been supplied with, बताओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। 18, यस। जिस प्लांट में वाटर 18 वाला जाएगा वही ना 18 वाला ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होगा। pH तो ऑब्वियसली कहां होता है pH? बताओ अमन, रुक जाओ, अमन को बोले सी। माइटोकॉन्ड्रिया सही, ग्रेना सही है। NADP plus is reduced to NADPS in PS1, PS2, चार ऑप्शन बोलो। PS1 बहुत सारे मान लो, ये मार के आएंगे। हाँ बहुत सारे मान लो। क्या डी सही है, वही वाला गलत है, लेकिन पहली नजर में जादू कर दिया वाला हालत होता है ना, तो वो वाला ही होगा, लोग ये मार के आएंगे और गलत होगा। फिर याद करके PS में सच में मार, अरे यार हलवा सवाल है सर, छोड़ के सर चार ऑप्शन पढ़ने का आदत डालो। मोस्ट ऑफ द टाइम से मेरा मानना है कि बात गलत हो सकता है कि जब पहला ऑप्शन तुम्हारा सही आ रहा है तो एक बार रुक के सांस ले लेना, ठीक है? ये कहीं गलत तो नहीं हो सकता, एक बार रुक के सांस जरूर लेना, क्योंकि कंपटीशन का ट्रिक होता है कि तुम लोग हड़बड़ी में रहते हो ना, और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती। तो सवाल सारा बन गया तुम लोगों से, लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है, अगला फेज हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस हाफ कंप्लीट हुआ, इस हाफ में अब तक क्या हुआ है? वाटर टूट करके ऑक्सीजन बना है। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाना है। तो जो एक लाइन का डेफिनेशन बचपन से पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, अब समझ में आ रहा है एक्चुअल तो कैसे होता है? समझ में आ रहा है? बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है? अब अगला टॉपिक क्या है? वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड? कहां यूज्ड होता है? बंद कर दो यार रिकॉर्डिंग।